चलिए भैया, गुड आफ्टरनून। भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं हम वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और मध्यकालीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो भैया ये हिंदी में मेंशन है, अब अगले पेज में हम इंग्लिश में मेंशन करेंगे, तो हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे, ठीक है भैया, और इंग्लिश में सभी का विश्वास, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, और पहले लिख लीजिए, पहले इत्मीनान से लिख लीजिए और उसके बाद एक एक करके चीजों को लेकर आगे चलेंगे, ठीक है ना, एक एक करके चीजों को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। और सब समझ में आएगा, सब इत्मीनान से चीजें होंगी, ठीक है, कोई इसमें एक बट नहीं है, सब आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो विदेशी आक्रमण है, इसमें सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ है वो किसका हुआ है? अरबियंस का हुआ है, ठीक है ना, अरबियंस का, ठीक है। इसके बाद किसका हुआ भैया? टर्किस का हुआ है, किसका भैया? टर्किस का हुआ है। और इसके बाद किसका हुआ है? टर्किस के बाद आप देखेंगे तो भैया मंगोलों का हुआ है, किसका? मंगोलों का हुआ है, मंगोल्स, ठीक है। मंगोल्स आए भैया, उसके बाद कौन आए हैं? तैमूर आए हैं, कौन भैया? तैमूर आए हैं, ठीक है। और तैमूरों के बाद कौन आए हैं? मुगल आए हैं, ठीक है, मुगल्स, ठीक है, मुगल्स आए हैं। उसके बाद ईरानीज है, ठीक है, ईरानी, ठीक है। और उसके बाद क्या है भैया? अफगानी, ठीक है, अफगानीज, ठीक है। तो भैया ये चीज है। अब इसमें है क्या कि इत्मीनान से देखते चलिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है। समझ में समझने वाला, जैसा कि हमने आपसे कहा, बस ये है कि पेशेंस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, पेशेंस की खूब आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और ये सीक्वेंस है, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप पूरी क्लास को देखेंगे इत्मीनान से, ध्यान से, अगर आप पूरी क्लास को देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर आपको, ठीक है, यह चैप्टर कहीं भी किसी भी और जगह से बेहतर मिलेगा। और कोई ऐसी बुक नहीं है जहां एक जगह पर ये सारी बातें आपको लिखी मिल जाए, इसलिए इत्मीनान से देखिए, ठीक है भैया। चलिए तो एकदम देखते चलेंगे, ठीक है भैया। ये सीक्वेंस हो गया, ये क्या हो गया? ये सीक्वेंस हो गया, जैसे होता है क्या, ठीक है ना, ठीक है। जैसे इसमें है क्या, ये आप देखेंगे कि एज इट इज चीजों को, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्या हुआ कि यहाँ से 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको यहाँ से 4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्या किया गया, आपको यहाँ से 4 ऑप्शन दे दिए गए, जैसे एक लिख दिया अरबी, एक लिख दिया मंगोल, एक लिख दिया मुगल, एक लिख दिया अफगानी, ठीक है ना। तो समझिए, तो ऐसा होता है कि यहाँ से 4 ऑप्शन आपको दे दिए और आपसे कहा गया कि निम्नलिखित विदेशी आक्रमणकारियों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, मतलब अरेंज करने को दे देता है उनके सीक्वेंस में, ठीक है भैया। सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दे देता है, ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आपको दे देता है, तो आपको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है, ठीक है भैया। तो इसके लिए आपको एक जगह पर ये हमने लिखवाया, और कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें एक जगह पर ये चीज लिखी हुई हो, ठीक है भैया, कोई ऐसी किताब नहीं है, ठीक है। तो आइए हम इसको इजी बनाते हैं और चीजों को वन बाय वन लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए भैया, वाइस वीडियो ओके है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए जरा किसका जो आक्रमण हुआ था। जैसे इसमें पहले आक्रमणकारियों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है, ये कौन-कौन से आक्रमणकारी हुए, ठीक है। तो वो एक एक करके लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि यहाँ पर जैसे एक आक्रमणकारी आपको मिले, यहाँ पर 2 मिले, ठीक है, यहाँ पर 2 मिलेंगे भैया, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएंगे भैया। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पर कौन मिलेगा? महमूद गजनवी, ठीक है, कौन भैया? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। यहाँ पर कौन मिलेगा? मोहम्मद गोरी, ठीक है। यहाँ पर कौन मिलेगा? चंगेज खान, कौन भैया? चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान। तैमूरों में कौन मिलेगा? तैमूर लंग, कौन? तैमूर लंग, ठीक है, तैमूर लंग, ठीक है ना। मुगलों में कौन मिलेगा? बाबर, कौन मिलेगा भाई? बाबर। ईरानियों में कौन मिलेगा? नादिर शाह, कौन? नादिर शाह, ठीक है। अफगानियों में कौन मिलेगा? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, कि मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खान, तैमूर लंग, बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, बस पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मजा आएगा। अब इनका टाइम पीरियड भी एक बार लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि किन टाइम पीरियड के दौरान इनके आक्रमण हुए, ठीक है। तो टाइम पीरियड जरा देखिएगा, टाइम पीरियड में बहुत अच्छे समझ में आएगा, टाइम पीरियड में कोई बट नहीं है। तो 712 ईस्वी, ठीक है, 712 ईस्वी, ठीक है। महमूद गजनवी का 1000 ईस्वी, ठीक है, 1000 ईस्वी, ठीक है। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईडी में, 1175 ईडी में पहला आक्रमण हुआ। चंगेज खान का 1221 में, 1221 ईडी में, ठीक है। तैमूर लंग का 1398 में, 1398 ईडी में, ठीक है। बाबर का आक्रमण हुआ 1519 में, पहली बार 1519 में। नादिर शाह का आक्रमण हुआ कब? 1739 में, 1739 में। भाई अहमद शाह अब्दाली का हुआ कब? 1748 में, 1748 में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से वही लिखा है जो हमने उस पेज पर लिखा, ठीक है ना। आइए भैया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? अब हमें ये देखना है कि कहां पर आक्रमण हुआ, ये भी तो जरूरी है कि कहां पर आक्रमण हुआ, ठीक है, कहां पर आक्रमण हुआ ये भी देखना है, ठीक है। तो हिंदी में तो यहाँ मेंशन है कि किसका आक्रमण कहां पर हुआ, ठीक है। अब इंग्लिश में देख लिया जाए कि किसका आक्रमण कहां पर हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें यहाँ से शुरू करते हैं ना। तो ये आक्रमण जो हुआ था किस पर हुआ था? ये सिंध पर हुआ था। कहां पर हुआ था? सिंध प्रदेश, ठीक है, सिंध पर हुआ था। और उस समय सिंध का राजा कौन था? तो किंग जो यहाँ पर था, रूलर जो था वो कौन था? दाहिर था, कौन था भैया? दाहिर था, ठीक है ना। हर बार कोई जरूरी नहीं कि कोई ना कोई शासक होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सिंध के शासक दाहिर को हराया था इसमें, ठीक है। और उसके बाद महमूद गजनवी का 1001 ईस्वी में आक्रमण हुआ, जो 1001 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ, ये किस पर हुआ भैया? तो ये हुआ है साथियों पंजाब स्टेट बाउंड्री, पंजाब स्टेट बाउंड्री, ठीक है। क्या भैया? पंजाब स्टेट बाउंड्री, पंजाब स्टेट बाउंड्री, ठीक है। तो पंजाब स्टेट बाउंड्री का जो रीजन है वहां पर हुआ था, ठीक है। मतलब ये है कि पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र। और किसको हराया था? राजा जयपाल को हराया था, ठीक है। कौन था यहाँ का राजा भैया? तो यहाँ का जो राजा था, यहाँ का जो रूलर था वो था जयपाल, ठीक है। इसको हराया था राजा जयपाल, ठीक है, राजा जयपाल को हराया। अब टर्कीज आक्रमण है, तो इसमें मोहम्मद गोरी आ जाएगा। तो मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। हालांकि यहाँ के शासक का नाम मिलता नहीं है, ठीक है ना, यहाँ के शासक का नाम नहीं मिलता है, कोई स्थानीय शासक उस समय था नहीं, ठीक है। मंगोल्स की बात करें, चंगेज खान, तो चंगेज खान का जो 1221 में आक्रमण हुआ था सिंध पर हुआ था। हालांकि सिंध का उस समय कोई स्थानीय शासक नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि जब सिंध पर आक्रमण हुआ था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि सिंध पर जब आक्रमण किया गया था चंगेज खान के द्वारा। हाँ, उसमें टेंशन मत लो, कहीं पर 1000 लिखा रहता है, कहीं पर 1001 लिखा रहता है, ठीक है ना। हाँ भैया, कहीं पर 1000 लिखा रहता है, कहीं पर 1001 लिखा रहता है, तो 1000 है ना, वो चलता है। आप 1000 ही फिलहाल मानिए, क्योंकि ज्यादातर जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स है उसमें 1000 लिखा रहता है, कुछ ऐसी किताबें जिसमें 1001 लिखा रहता है। चंगेज खान की बात करेंगे तो चंगेज खान का सिंध पर जब आक्रमण हुआ था तो उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान हुआ करता था वो इल्तुतमिश था। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की बात किसलिए हो रही है? क्योंकि ये सिंध प्रदेश जो है ये दिल्ली के सुल्तान के ही अधीन था, ठीक है ना। तो जब चंगेज खान ने 1221 में आक्रमण किया था सिंध पर, तो उस समय ये सिंध वाला जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ये दिल्ली के सुल्तान के अधीन हुआ करता था। तैमूर लंग की बात करें तो तैमूर लंग ने तो सीधे सीधे दिल्ली पर ही आक्रमण कर दिया था, ठीक है, सीधे सीधे दिल्ली पर ही आक्रमण कर दिया था। और उस समय दिल्ली का जो सुल्तान हुआ करता था वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है ना, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक उस समय हुआ करता था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। बाबर का जो आक्रमण हुआ था ये बाजौर और भेरा पर हुआ था। किस पर भैया? बाजौर और भेरा, ठीक है, बाजौर एंड भेरा पर हुआ था। यहाँ के भी स्थानीय शासक का नाम किताबों में नहीं मिलता है, बुक्स में नहीं मिलता है, ठीक है।
ईरानी आक्रमण जो नादिर शाह का हुआ था 1739 में, तो इसे दरअसल में करनाल का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ करनाल। क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ करनाल इसे कहा जाता है। और करनाल के इस युद्ध में, बैटल ऑफ करनाल के इस युद्ध में, ठीक है, मोहम्मद शाह को हराया। ठीक है ना, किसको हराया भैया? तो उस समय जो राजा हुआ करता था, उस समय जो राजा था, मुगल शासक जो था वो कौन था? मुगल शासक इस समय जो था ये था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था भैया? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था, और उसको हरा दिया। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं आप कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। कौन सा युद्ध था? तो उस युद्ध को यहाँ पर भी मेंशन कर दे रहा हूँ। इस युद्ध का नाम था करनाल का युद्ध। क्या नाम था इसका? इस युद्ध का नाम अच्छा लिखा भी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं करनाल का युद्ध लिखा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, जो अफगानी आक्रमण हुआ अहमद शाह अब्दाली का, ये आक्रमण गुजरात पर हुआ था। किस पर हुआ था भैया? गुजरात पर हुआ था। ठीक है, गुजरात पर हुआ था। और इस समय गुजरात का भी कोई स्थानीय शासक का नाम नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि भाई ये गुजरात भी मुगलों के अंतर्गत आया करता था। ठीक है ना, आगे भैया। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है भैया। ठीक है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इस चीज को समझ लेंगे बकायदा। ये इंग्लिश में भी हो गया और हिंदी में भी हो गया, जिसको जैसे समझ में आए। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए इस चीज को आप समझिए, और ये है ना बिल्कुल सालों की मेहनत के बाद इस तरह का कंटेंट डेवलप हो पाता है। ठीक है, क्योंकि किसी किताब में, ऐसी किताब है ना, किसी भी बुक में, किसी भी जगह पर ऐसा कंटेंट मिलता नहीं है, तो इस वजह से ऐसा, ठीक है, कंटेंट डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाता है। एक एक्सपीरियंस है ना, कि बाद ही चीजें हो पाती है। हमने भी जब स्टार्ट किया था पढ़ाना तो ऐसा नहीं पढ़ा पाते थे, लेकिन अब चूंकि 10 सालों के आसपास का समय हो गया पढ़ाते हुए, तो आराम से जो है ना इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। तो आप इसका लाभ लीजिए और बढ़िया तरीके से समझिए। तो देखिए, हमने कहा कि ये क्या है? ये विदेशी आक्रमण का क्रम है। मतलब भारत पर पहले अरबों ने आक्रमण किया, फिर तुर्कों ने, फिर मंगोलों ने, फिर तैमूरों ने, फिर मुगलों ने, फिर ईरानियों ने, फिर अफगानियों ने। ये मध्यकाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये मध्यकाल की बात कर रहा हूँ, मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। नहीं तो वैसे तो आपने पढ़ा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में पहला विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? ईरानियों का हुआ था। प्राचीन भारत के इतिहास में आपने पढ़ा है कि भैया पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? ईरानियों का हुआ था। ठीक है ना, अरे ईरानियों का हुआ था। बात समझ आए? अच्छा भैया, अब इस बात को समझिएगा कि जैसे यहाँ से 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ से 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है क्या? एक तो कह सकता है कि निम्नलिखित में से किसका आक्रमण सबसे बाद में हुआ या सबसे पहले हुआ, या कह सकता है कि निम्नलिखित आक्रमणकारियों को उनके कालक्रम अनुसार लगाइए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये पहला सफल अरब आक्रमण भी था, ये पहला सफल या सक्सेसफुल भाई मुस्लिम आक्रमण भी था। तो अरब आक्रमण कह लीजिए या मुस्लिम आक्रमण कह लीजिए। ठीक है, 712 ईस्वी में हुआ था। सिंध के शासक दाहिर को यहाँ पर हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इसी प्रकार से तुर्की आक्रमण आप देखेंगे तो महमूद गजनवी भी तुर्की आक्रमणकारी था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गोरी भी तुर्की आक्रमणकारी था, जिसे भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम एम्पायर का फाउंडर किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। तो महमूद गजनवी ने जो पहला आक्रमण किया था, ये सबके पहले आक्रमण लिखे। ठीक है, तो पहला आक्रमण जो किया था वो 1000 ईस्वी में किया था। पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों पर राजा जयपाल का शासन हुआ करता था, उसे हराया था। मोहम्मद गौरी जिसने भाई पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था। आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये आगे, ठीक है, गुजरात के शासक, गुजरात के सोलंकी शासक, ठीक है, भीम प्रथम से हारा, सॉरी भीम द्वितीय से हारा गुजरात के पाटन में, और आगे चलकर इसने किस प्रकार से तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। ठीक है ना, अच्छा तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और किस प्रकार से इसके किस प्रकार से इसने भारत में मुस्लिम राज स्थापित किया, कुतुब ऐबक किसका गुलाम था, जिसने आगे चीजों को बढ़ाया, वो सब आगे पढ़ेंगे। मंगोलों का आक्रमण भारत पर पहला जो हुआ था वो चंगेज खान के नेतृत्व में हुआ था 1221 में सिंध वाले क्षेत्र पर। उस समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश हुआ करता था। ठीक है, तैमूरों की बात करें तो तैमूर लंका आक्रमण 1398 में सीधे दिल्ली पर हुआ, और उस समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 में हुआ बाजार और डेरा पर। उस समय बाजार और डेरा के किसी राजा का नाम नहीं मिलता है। ठीक है, नादिर शाह जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसने करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को धूल चटाई। अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, जो कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराने और उनके सपनों को तोड़ने के लिए जाना जाता है, ये अहमद शाह अब्दाली भारत पर पहला आक्रमण 1748 में करता है गुजरात पर। ठीक है भैया, चलिए तो वही चीज यहाँ पर मेंशन है, एज इट इज आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, एज इट इज आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हम मुख्य रूप से अभी स्टार्टिंग में फोकस करेंगे किस पर? हम इन तीनों पर फोकस करेंगे। तो पहले इन तीनों की अलग अलग एक डिफरेंशिएशन को, एक कंपैरेटिव स्टडी को समझ लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। ठीक है ना, हाँ जी, तो देखिएगा है क्या मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं? मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो ये जो मुस्लिम आक्रमण हुए भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए, मतलब मुस्लिम इन्वेजन। ठीक है, नोट करिएगा इसको। इसमें मैं एक फ्लो चार्ट ठीक ठाक आपको बना के देता हूँ ताकि आपको ये चीजें, ठीक है, याद रहे। मुस्लिम आक्रमण, अभी मुस्लिम आक्रमण जो है आप देखेंगे 3 मुस्लिम आक्रमण मुख्य रूप से यहाँ पर जाने जाते हैं। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन। तो एक भैया हुआ मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। एक हो गया आपका महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक है, और एक हो गया कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, ये 3 है। अब इन तीनों में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन तीनों के अलग अलग पर्पस क्या थे। ठीक है ना, तीनों के अलग अलग पर्पस क्या थे वो हम देखेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम इनके पर्पस देखेंगे। पर्पस मतलब किस पर्पस से इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो इनका पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, इनका पर्पस। ठीक है, इनका पर्पस, और फिर इसी प्रकार से इन तीनों के पर्पस मतलब उद्देश्य होता है। ठीक है ना, पर्पस मतलब उद्देश्य होता है। ठीक है ना, भाई पर्पस मतलब उद्देश्य होता है। तो चलिए उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था भैया? इसका उद्देश्य था दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार। ठीक है ना, इस्लाम धर्म का प्रचार। तो इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? इसने भारत पर आक्रमण करने के पीछे कारण बताया जाता है इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है ना, ठीक है, मतलब प्रोपेगेशन ऑफ, कह सकते हैं क्या, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम। ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम। हालांकि इसके पीछे कुछ इतिहासकारों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का क्या कहना है, कुछ इतिहासकारों का ये कहना है, ठीक है, कि मोहम्मद बिन कासिम पर आक्रमण इसलिए किया गया था क्योंकि जो अरबियन कंट्रीज के जो व्यापारी थे, अरबियन कंट्रीज के जो व्यापारी थे, ठीक है, वो व्यापारी समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप जानते हैं कि भारत का मैप हम इधर ऐसे बना दें, ठीक है, और इधर इस प्रकार से थोड़ा बनाए, तो आप देखते हैं कि ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये अरब है। ठीक है, ये अरब देश यहाँ पर स्थित है, अरबियन कंट्रीज यहाँ पर स्थित है ना, अरबियन कंट्रीज, अरबियन पेनिनसुला है। ये क्या है? अरबियन सी है। आपको क्या लगता है इसको अरबियन सी क्यों कहते हैं? इसको अरबियन सी क्यों कहा जाता है? ठीक है ना, तो इसको अरबियन सी या अरब सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैकड़ों वर्षों तक इस अरब सागर पर अरब व्यापारियों का एक अधिकार रहा है, दबदबा रहा है। ठीक है ना, तो इस सागरीय क्षेत्र को अरब सागर नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये वो समुद्री क्षेत्र है जहां पर अरब व्यापारियों का सैकड़ों वर्षों तक, 2-4-6 वर्षों तक नहीं, सैकड़ों वर्षों तक अरब व्यापारियों का दबदबा रहा है, मोनोपोली रही है, एक अधिकार रहा है। इस क्षेत्र में अरब व्यापारी जो चाहते थे वही होता था। ठीक है ना, अब आप देखेंगे कि अरब व्यापारियों के लिए ये समंदर बहुत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था। एक बार क्या हुआ कि समुद्री लुटेरों ने अरब व्यापारियों को लूट लिया,
समुद्री लुटेरों ने यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुआ भैया, यहाँ पर क्या हुआ कि कहते हैं कि समुद्री लुटेरों के द्वारा, समुद्री लुटेरों ने, ठीक है, अब समुद्री लुटेरों ने अरब व्यापारियों को लूटा, ठीक है, अरब व्यापारियों को क्या किया भैया, अरब व्यापारियों को लूटा, ठीक है, अरब व्यापारियों को लूटा, ठीक है। तो जब यहाँ पर समुद्री लुटेरों ने अरब व्यापारियों को लूटा, ठीक है, तो भाई यहाँ से सबसे निकट क्या था, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, यही वाला क्षेत्र तो सिंध कहलाता था, यही वाला क्षेत्र तो क्या कहलाता था, यही वाला क्षेत्र सिंध कहलाता था, जहाँ का शासक कौन था भैया, जहाँ का शासक, जहाँ का रूलर हुआ करता था दाहिर, ठीक है ना, कौन भैया, दाहिर हुआ करता था, तो यहाँ का शासक कौन था, दाहिर था, ठीक है ना। तो भैया उस समय जो खलीफा हुआ करता था, उस समय जो खलीफा था वो तो था ही, ठीक है, अब खलीफा एग्जैक्टली याद नहीं मुझे कि कौन खलीफा था, लेकिन इसमें उस समय बगदाद का, बगदाद यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर बगदाद पड़ता है, बगदाद का उस समय एक गवर्नर था, ठीक है, बगदाद का उस समय एक गवर्नर था जिसका नाम था हज्जाज, क्या नाम था इसका, हज्जाज नाम का एक गवर्नर था, ठीक है, हज्जाज नाम का एक गवर्नर था, ठीक है ना, हज्जाज नाम का एक गवर्नर था, ठीक है। अब हज्जाज ने क्या किया, हज्जाज ने ये किया कि राजा दाहिर को बोला, राजा दाहिर को क्या कहा, राजा दाहिर को, राजा दाहिर से, ठीक है, ये जो समुद्री लुटेरों के द्वारा, ठीक है, अरबी व्यापारियों को लूटा गया था, हज्जाज को क्या लगा, हज्जाज को ये लगा कि ये जो लुटेरे हैं ये सिंध के हैं, हज्जाज को क्या लगा, हज्जाज को ये लगा कि ये जो लुटेरे हैं ये कहां के हैं, ये सिंध के हैं, समझ रहे? तो हज्जाज को ये लगा कि ये जो लुटेरे हैं ये सिंध के हैं, इसलिए हज्जाज ने राजा दाहिर से, ठीक है, इन समुद्री लुटेरों के ऊपर कार्यवाही करने और इसके बदले में हर्जाना भरने के लिए आदेश दिया, ठीक है, हर्जाना भरने के लिए कहा, मतलब हज्जाज ने क्या किया, दाहिर को इन समुद्री लुटेरों के ऊपर कार्यवाही करने और हर्जाना भरने के लिए कहा, जिस पर राजा दाहिर ने कहा कि समुद्री लुटेरे हमारे यहाँ से नहीं थे, इन समुद्री लुटेरों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके बाद गुस्से में आकर हज्जाज ने अपने ही भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, ठीक है, सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और आते ही मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के, ठीक है, जो भी विश्वास पात्र वगैरह थे उनको अपनी तरफ मिला लिया, और इस तरीके से सिंध पर बड़े आसानी से मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया, क्लियर बात है भैया। अच्छा चलिए अब जरा मोहम्मद महमूद गजनवी का उद्देश्य देख लेते हैं, ठीक है, महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था धन दौलत लूटना, इसके दो उद्देश्य थे, धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार, ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि लूटिंग वेल्थ करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था मुस्लिम राज की स्थापना एवं विस्तार, मुस्लिम राज की स्थापना, मुस्लिम राज की स्थापना एवं विस्तार, ठीक है, मुस्लिम राज की स्थापना एवं विस्तार मतलब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, अभी बता देगा सारा, अब रखोगे सब बताएंगे, सब पता चल जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए अब एक चीज यहाँ पर भाई कॉइन की अगर बात करें, कॉइन्स, कॉइन्स जो चलवाए गए, सिक्के जो चलवाए गए, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर, और यहाँ पर जो सिक्के चलवाए गए, सिक्के मतलब कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स, और यहाँ पर जो सिक्के चलवाए गए, ठीक है, कॉइन्स, तो इन तीनों में भी डिफरेंस जरा देख लेंगे, ठीक है, कि कॉइन्स को लेकर क्या डिफरेंस रहा इन तीनों में, ठीक है। यहाँ पर जो सिक्के चलवाए गए, दिरहम नाम के सिक्के चलवाए गए, क्या चलवाया गया, दिरहम नाम का सिक्का चलवाया गया, ठीक है, तो यहाँ पर दिरहम नाम का सिक्का चलवाया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ भैया, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, नंदी बैल की आकृति अंकित सिक्के चलवाए गए, नंदी बैल की आकृति अंकित, आकृति अंकित सिक्के चलवाए गए, ठीक है, मतलब प्रिंटेड नंदी बुल, ठीक है, नंदी बुल, नंदी बुल प्रिंटेड कॉइन्स, नंदी बुल प्रिंटेड कॉइन्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी जी की आकृति अंकित सिक्के, लक्ष्मी जी की आकृति अंकित सिक्के, ठीक है, लक्ष्मी जी की आकृति अंकित सिक्के यहाँ पर चलवाए गए, लक्ष्मी जी की आकृति अंकित सिक्के चलवाए गए, लक्ष्मी जी प्रिंटेड कॉइन्स, ठीक है। इस्लाम और मुस्लिम एक ही है भैया, इस्लाम धर्म कह लो या मुस्लिम धर्म कह लो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए तो ये एज इट इज नोट कर लेंगे आप, ठीक है, एज इट इज आप नोट कर लेंगे। और ये एक कंपैरिजन था जो कि आपको बताना जरूरी था, क्या कि मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इन तीनों में काफी कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है, इन तीनों में काफी कुछ डिफरेंसेस है, ऐसा नहीं है तो डिफरेंसेस तो आपने पहले भी देखे हैं, ठीक है, ऐसा तो है कि अभी पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, इसके पहले भी आपने और भी डिफरेंसेस देखे हैं, ठीक है, और भी डिफरेंसेस आप देखे हैं, उसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये देख लीजिए जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पर भी सीधे सीधे स्पष्ट रूप से दिख सकते हैं कि भाई देखिए मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस तो लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण 712 में हुआ था सिंध पर, ठीक है, महमूद गजनवी का 1000 में हुआ पंजाब पर, मोहम्मद गोरी का 1175 में हुआ मुल्तान पर, तो ये भी इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने उस डिफरेंस को और आगे बढ़ाया है कि भैया पर्पस तीनों के डिफरेंस थे, ठीक है, पर्पस से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो भाई मोहम्मद बिन कासिम का पर्पस क्या है कि इस्लाम धर्म की स्थापना करना है, इसका क्या है कि इस्लाम धर्म की स्थापना के साथ साथ धन दौलत भी लूटना है, इसका क्या है कि मुस्लिम राज स्थापित करना है और उसे फैलाना है आगे, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि भैया मोहम्मद बिन कासिम का तो ठीक है, इसने दिरहम नाम के सिक्के चलवाए, लेकिन महमूद गजनवी जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए, जिसे मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता है, बुद्ध शिकन कहा जाता है, आप देखेंगे उस महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ मंदिर तक को लूटा, उसको तोड़ा, उसकी ऐसी नंदी बैल से क्या मतलब, नंदी बैल से अचानक कौन सा प्रेम उमड़ पड़ा कि उसने अपने सिक्कों पर नंदी बैल की आकृति अंकित करा दी, ठीक है, नंदी बैल की आकृति अंकित करा दी। तो ये आश्चर्यजनक बात है और यही कारण है कि इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से मोहम्मद गोरी ने भी लक्ष्मी जी की आकृति अंकित सिक्के चलवाए। अब इतिहासकार ये मानते हैं जैसे इसने नंदी बैल की आकृति अंकित सिक्के क्यों चलवाए, हो सकता है कि इसको अपने जीवन के अंतिम समय में यह आभास हो गया हो कि मैंने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके लूटपाट मचाई, तोड़फोड़ की, वो गलत किया महमूद गजनवी, गलत किया, ठीक है। तो इसलिए नंदी बैल की आकृति अंकित सिक्के शायद चलवाए। और यहाँ पर मोहम्मद गोरी, भाई मोहम्मद गोरी को तो भारत में मुस्लिम राज स्थापित करना था ना, तो मोहम्मद गोरी को क्या करना था, अपना एम्पायर स्थापित करना था, उसे एक्सपेंड करना था, तो इसके लिए जनता का सपोर्ट तो चाहिए ना, तो जनता का सपोर्ट भारत में स्थापित करना, तो भारत में जनता तो हिंदू जनता है, तो उसे सपोर्ट चाहिए, तो मोहम्मद गोरी ने कहीं ना कहीं क्या किया, अपना लक्ष्मी जी की आकृति अंकित सिक्के चलवाए कि भैया भारत में लक्ष्मी जी का काफी जो है मान जाने, ठीक है। तो ये चीज भी है जो आपको यहाँ पर जरूरी है जानना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, फिर यहाँ तक का मामला आपने नोट कर लिया होगा, आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद जो करना है वो देखिए, ये हो गया आपका। अब इसमें ये समझिए कि भाई एक एक करके हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा ना, भाई इनको अलग, इनको अलग, इनको अलग। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम वाला कंप्लीट करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का, भाई मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम,
जो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ठीक है, जैसे क्या भाई, पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमण करता इसे माना जाता है, पहला मुस्लिम आक्रमण, है ना, पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, मतलब हो गया ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, फर्स्ट मुस्लिम, ठीक है, आक्रमण कब हुआ था भैया, कब हुआ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन, ठीक है, और कहां हुआ हो सकता है, कहां, वेयर, ठीक है, किस पर हुआ, ठीक है, मतलब रूलर कौन था जिसे हराया, रूलर, ठीक है, रूलर या शासक जिसे हराया कौन था भाई, इसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो इसे राजौर का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ राजौर, इसे कहते हैं क्या, बैटल ऑफ राजौर, बैटल ऑफ राजौर इसे कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, राजौर का युद्ध कहा जाता है इसे, राजौर का युद्ध भी इसे कहा जाता है, राजौर का युद्ध इसे कहा जाता है, ठीक है। तो कब की बात है भाई, 712 एडी की बात है, ठीक है, कहां पर, सिंध पर, ठीक है, कहां पर, सिंध पर, ठीक है, किस राजा पर, दाहिर पर, ठीक है, दाहिर पर, ठीक है, कौन सा युद्ध, राजौर का युद्ध, ठीक है, तो अगर आपसे कहे राजौर का युद्ध कब हुआ, तो 712 एडी में हुआ, ठीक है, राजौर का युद्ध कब हुआ, 712 एडी में हुआ, ठीक है ना, हाँ जी, बाकी वही चीजें, तो भाई सिक्के कौन से चलवाए थे इसने, सिक्के मतलब करेंसी, ठीक है, सिक्के मतलब करेंसी या कॉइन, ठीक है, जो भी कह लीजिए, ठीक है, तो दिरहम नाम के सिक्के चलवाए, है ना, दिरहम नाम के सिक्के चलवाए, दिरहम नाम के सिक्के चलवाए गए यहाँ पर, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर पूछी जाती है वो है कि जानकारी का स्रोत, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अरब आक्रमण की जानकारी का स्रोत क्या है, अरब आक्रमण की जानकारी का स्रोत क्या है, मतलब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, 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 जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है ना, ठीक, अच्छा यहाँ का नादिर शाह आ जाएगा भाई, नादिर शाह तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, तो ये जानकारी का स्रोत एक किताब है जिसका नाम है चचनामा, चचनामा नाम की किताब है, और जो चचनामा है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, इसको लिखा गया था अली अहमद के द्वारा, ठीक है, अली अहमद के द्वारा इसे लिखा गया था, अली अहमद, अली अहमद, ठीक है, तो अली अहमद के द्वारा इसे लिखा गया, अली अहमद के द्वारा इसे लिखा गया, ठीक है, किसके द्वारा, अली अहमद के द्वारा। बाकी उद्देश्य तो आपको बता ही चुके हैं पहले ही, उद्देश्य या पर्पस की अगर बात करें तो ये पहले बता चुके हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार, इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का प्रचार, मतलब वही है कि प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम। एक बड़ी चीज ये है, एक बड़ी चीज ये है कि इसकी समय इसने सिंध के लोगों पर जजिया लगाया था, एक बड़ी चीज ये है, ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक है, एक बड़ी चीज ये है कि इसने क्या किया था, सिंध के लोगों पर जजिया टैक्स लगाया था, कौन सा भैया, जजिया नाम का टैक्स लगाया, सिंध के लोगों पर जजिया। तो आइए जरा जजिया टैक्स के बारे में भी हम प्रॉपर तरीके से जान लेते हैं, किसके बारे में भैया, जजिया टैक्स के बारे में, ठीक है, हाँ जी, तो जजिया टैक्स के बारे में पढ़ने के लिए तैयार है, ये नोट हो गया है बढ़िया से, मोहम्मद बिन कासिम की बात हो रही थी और ये मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना, आइए जजिया कर देख लेते हैं, जजिया कर, ठीक है, जजिया कर, जजिया नाम का टैक्स लिया गया, जजिया नाम का जो टैक्स लिया गया, इसके बारे में ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, आराम से समझ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, जजिया कर के बारे में, जब हम जजिया कर के बारे में बात करते हैं, चलो जजिया कर के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा तो सब समझ में आएगा। पहली बात तो ये है कि जजिया कर क्या था, ठीक है, पहली बात तो ये है कि जजिया कर क्या था, तो ये जजिया कर क्या है, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, किससे लिया जाता था, गैर मुस्लिम, मतलब ऐसे लोग जो मुस्लिम नहीं है उनको ये टैक्स देना पड़ता, ठीक है, गैर मुस्लिम से, ठीक है, यह एक ऐसा टैक्स है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ठीक है ना, ठीक है, गैर मुस्लिमों से, मतलब ये समझ लीजिए कि फ्रॉम जो मुस्लिम नहीं है उनको देना पड़ता, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसका उद्देश्य गलत है, ठीक है ना, ये नहीं कह सकते कि इसका उद्देश्य गलत है, ठीक है ना, चलिए तो देखते चलेंगे, क्या उद्देश्यों की, देखिए शुरुआत में इसका उद्देश्य गलत नहीं था, आगे चलकर इसका उद्देश्य गलत हो गया, ठीक है ना, आगे चलकर इसका उद्देश्य गलत हो गया, वो अलग बात है। दरअसल में आप देखिए एक चीज समझिएगा कि इस्लाम धर्म में एक टैक्स था जो पहले से चला रहा था जिसको जकात कहते हैं, जकात, ठीक है, जकात क्या होता है, एक जकात नाम का टैक्स है जो केवल मुसलमानों को देना पड़ता था, जकात नाम का एक टैक्स है जो केवल मुसलमानों के लिए था, ठीक है, मुसलमानों को अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा, ठीक है, मुसलमानों को अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा जितना वो सही समझे, ठीक है ना, जकात के रूप में देना पड़ता था, और इस प्रकार जो भी पैसा इकट्ठा होता था उस पैसे को जरूरतमंद लोगों के ऊपर खर्च किया जाता था, जैसे विधवाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, ठीक है, या और भी सोशल वेलफेयर का जो काम है उसके ऊपर खर्च किया जाता था, कौन सा पैसा, जकात का पैसा, ठीक है, कौन सा, जकात का पैसा। तो सेम ऐसा ही जकात जैसा ही एक नया टैक्स बनाया गया जिसे जजिया कहा गया, कि भैया मुसलमान तो जकात देते हैं जिससे अच्छे काम होते हैं, सोशल वेलफेयर का काम होता है, तो जो मुसलमान नहीं है उनसे जजिया लिया जाएगा, और इस प्रकार इकट्ठे पैसे को भी जकात जैसे सोशल वेलफेयर के लिए खर्च होता है वैसे इसको भी सोशल वेलफेयर के लिए खर्च किया जाएगा। ये मैं शुरू की बात बता रहा हूँ, ये मैं शुरू की बात बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में जब जजिया शुरू हुआ था तो इस उद्देश्य से शुरू हुआ था कि जकात जैसा एक टैक्स होना चाहिए, जैसे जकात मुसलमान देते हैं वैसे ही जजिया अन्य लोग देते हैं। लेकिन आगे चलकर बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने इसका दुरुपयोग किया, इसका विस्तार, इसका उपयोग इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए भी किया गया कि भैया अगर आप जजिया देने से बचना चाहते हैं तो मुसलमान बन जाइए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर जजिया देने से बचना चाहते हैं तो मुसलमान बन जाइए, लेकिन जब आप मुसलमान बनेंगे तो आपको जजिया तो नहीं देना पड़ेगा लेकिन जकात तो देना पड़ेगा, जकात तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय में आप देखेंगे तो ये जो जकात है इसे कुल प्रॉपर्टी का 2.5% रखा गया था, ठीक है ना। अच्छा, जकात आज भी दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, बस जकात ये है कि अनिवार्य टैक्स नहीं था, कंपलसरी टैक्स नहीं था, जजिया को कंपलसरी कर दिया था, ठीक है ना। चलिए, तो जजिया कर की अगर बात करें तो इस संदर्भ में जैसा आपने कहा कि बेसिस रखेंगे तो सब पता चलेगा, कई लोग जल्दबाजी में बहुत। देखिए, तो एक भैया मोहम्मद बिन कासिम का नाम, क्योंकि सबसे पहले जजिया इसी ने लगाया था, ठीक है, सिंध प्रदेश के लोगों पर सबसे पहले इसी ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो एक नाम मोहम्मद बिन कासिम का याद कर लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम का नाम एक याद कर लीजिए, और एक इसी प्रकार से नाम याद कर लीजिए मोहम्मद फिरोज तुगलक का, इसका भी मोहम्मद फिरोज तुगलक का भी याद कर लीजिए, मोहम्मद फिरोज तुगलक का याद कर लीजिए, मोहम्मद फिरोज तुगलक। एक नाम याद कर लीजिए इसी प्रकार से जैनुल आबदीन का, जैसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, तो जैनुल आबदीन का नाम भी याद कर लीजिए, जैनुल आबदीन, ठीक है ना, जैनुल आबदीन का भी याद कर लीजिए। एक नाम अकबर का याद कर लीजिए, ठीक है, एक नाम अकबर का भी याद कर लीजिए, ठीक है, एक नाम अकबर का याद कर लीजिए। अकबर के बाद तुरंत एक नाम याद करना पड़ेगा आपको, औरंगजेब का, जजिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है, हाँ जी, औरंगजेब, ठीक है। फिर एक नाम याद करिए फर्रुख शेर का, ठीक
शेर का, फारूक शेर। फिर एक नाम ऐसे ही लास्ट नाम क्या, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह। ठीक, ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है तो एक एक करके देखते चले, ठीक है ना। तो जैसा हमने बताया कि जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक टैक्स है, ठीक है ना, फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। तो नॉन मुस्लिम्स से ये लिया जाता था, एक तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि भारत में सबसे पहले इसे लगाया, ठीक है। हाँ, भारत में पहली बार, ठीक है, भारत में पहली बार लगाया, भारत में पहली बार इसी ने जजिया लगाया, ठीक है, पहली बार लगाया, ठीक है। कहाँ पर भैया, सिंध में। भारत में पहली बार इसने जजिया लगाया था, मतलब इम्पोज्ड सिंध के लोगों पर। तो सिंध के लोगों पर पहली बार जजिया कर लगाया गया था, ठीक है, सिंध के लोगों पर। मोहम्मद फिरोज तुगलक की बात करें, देखिए जब जजिया कर शुरू में लगाया गया था तो जो बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं थी, ब्राह्मण थे, इनको जजिया कर नहीं देना पड़ता था, ठीक है। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, मतलब इनको नहीं देना पड़ता था, विधवाएं हैं, उनको नहीं देना पड़ता। मोहम्मद फिरोज तुगलक, ठीक है, पहली बार ब्राह्मणों पर लगाया, पहली बार, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ जब इसने ब्राह्मणों पर लगाया, पहली बार ब्राह्मणों पर लगाया, ठीक है। तो पहली बार ब्राह्मणों पर लगाया इसने, ठीक है, इम्पोज्ड फर्स्ट टाइम इम्पोज्ड ऑन ब्राह्मण्स, ठीक है, फर्स्ट टाइम इम्पोज्ड ऑन ब्राह्मण्स, ठीक है। जैनुल आबदीन पहला मुस्लिम शासक जिसने बैन किया, पहला मुस्लिम शासक जिसने बैन किया, ठीक है, पहला मुस्लिम शासक जिसने बैन किया, ठीक है, पहला मुस्लिम शासक जिसने बैन किया, फर्स्ट मुस्लिम। 1964 की बात है जिसने बैन किया था, इसने क्या किया, पुनः लगा दिया, ठीक है, पुनः लगाया, अगेन इम्पोज्ड, ठीक है ना। जब अकबर ने बैन किया था तो इसने पुनः लगा दिया था, ठीक है, जब अकबर ने बैन किया था तो इसने फिर से लगा दिया, इसने क्या किया, पुनः बैन कर दिया, ठीक है, पुनः इसने क्या किया, बैन कर दिया, ठीक है, पुनः बैन कर दिया इसने, जब अगेन बैन कर दिया, अगेन क्या किया, बैन कर दिया, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, पुनः लगा दिया, फिर से लगा दिया, पुनः लगाया, लेकिन पुनः लगाया लेकिन अंतिम रूप से खत्म भी किया, ठीक है। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे लगाया तो, ठीक है, लेकिन वसूल नहीं पाया तो इसने खत्म कर दिया, पुनः लगाया लेकिन अंतिम रूप से खत्म भी किया, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो बातें, अगेन इम्पोज्ड, क्या कि जजिया टैक्स के बारे में बात हो रही है। हमने कहा जजिया टैक्स क्या है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था, जो मुस्लिम नहीं होते थे उनको देना पड़ता था। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, ये पहला था जिसने भारत में पहली बार जजिया टैक्स को लगाया, कहां पर लगाया था, सिंध में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता था कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ये वाला। फिर मोहम्मद फिरोज तुगलक आया जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला। जैनुल आबदीन इसने अपने क्षेत्र में, जैनुल आबदीन ने अपने क्षेत्र में, कश्मीर में, कश्मीर का राजा था, ठीक है ना, तो अपने क्षेत्र में इसने इसको बैन कर दिया, ठीक है। जैनुल आबदीन ने अपने क्षेत्र में बैन किया, बाकी जगहों पर जहां मुस्लिम राजा थे वो चलाते रहे, ठीक है। तो जब मुगल शासक अकबर बना तो इसने बैन कर दिया। अब आगे नहीं कह सकते जैनुल आबदीन ने बैन किया तो अकबर ने फिर क्या बैन किया, भैया अकबर का क्षेत्र अलग है, जैनुल आबदीन का क्षेत्र अलग है। जैनुल आबदीन ने केवल अपने क्षेत्र में बैन किया था, कश्मीर में। अकबर तो पूरे देश का शासक था लगभग। औरंगजेब ने फिर से लगा दिया, ठीक है, फारूक शेर ने फिर से बैन कर दिया, मोहम्मद शाह रंगीला ने फिर लगा दिया, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला कमजोर शासक था, इसके टाइम पर कोई जजिया देता ही नहीं था, तो इसने सोचा कि बेइज्जती कराने से अच्छा है कि खत्म करो, ठीक है, तो खत्म कर दिया, ठीक है ना। हाँ जी भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिख लो भैया, 1679 में इसने फिर से लगाया था, ठीक है। अच्छा, तो ये आप देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप कोशिश करिए भैया, ठीक है। हम पूरी जान लगा देंगे आपके बढ़िया कंटेंट के लिए, बस आप अपनी जान लगा दीजिएगा अपनी सफलता के लिए, ठीक है। और आई होप कि बहुत बढ़िया प्यारा प्यारा कंटेंट आज आपको पढ़ने को मिला है। डेली मिलता है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो डेली मिलता है और ये बढ़िया बढ़िया कंटेंट, आप बढ़िया बढ़िया नोट्स बना लीजिए। फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सेशन में मुलाकात होगी तो हम दो चीजें पढ़ रहे होंगे, एक तो महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गुल, है ना, महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गुल, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत आभार।